everyone, this is चित्रलेखा and I welcome you all on my channel Study with चित्रलेखा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सभी जानकारियाँ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम आज की क्लास में जानेंगे कि किस प्रकार से भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी नींव कहाँ से पड़ी, उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो हुए और इसमें कौन कौन से सदस्य थे और किस प्रकार से संविधान की जो पृष्ठभूमि बनकर तैयार हुई वो पिछले वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। इससे पहले की क्लास आप लोग देख लेंगे तो वो आपको आज की क्लास को समझने में सहायता करेगी। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से शुरू हुई। तो देखते हैं, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये बात आप लोग जान लीजिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज़ नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। वर्ष 1934 में ही 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम या सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसके द्वारा दिया गया। तो आपका आंसर होगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया गया था। अब आगे चलेंगे, हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद, मतलब सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा ये विचार दिया गया था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैज़पुर अधिवेशन में की गई। तो ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि फैज़पुर अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण के मांग आधिकारिक रूप से की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो उसने संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। मतलब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें ये पॉइंट कैबिनेट मिशन ने दिया था, जनप्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, अब उसका क्या रेशियो रखा गया वो देखते हैं। तो इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अर्थात 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक व्यक्ति, ठीक है, एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आएगा संविधान सभा में। ऐसी व्यवस्था कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में की थी। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी। अब इनका हम ब्रेकेज देखेंगे कि 389 सारे के सारे निर्वाचित नहीं थे, उसमें देसी रियासतें भी शामिल थी। तो अब हम देखते हैं, इनमें से 296 सीटें 296 सीट ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो ये ब्रेकेज भी आप लोग याद रखेंगे। 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत से थी, यहाँ से सदस्य निर्वाचित होके आएंगे, और 93 सीटें जो थी देसी रियासतों को दी जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 296 का चयन
11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, अर्थात रियासत के जो राजा होते थे वो अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया था। यहाँ पर ये कर नहीं होगा, किया गया था, ठीक है। अब एक मेन पॉइंट है, ये ध्यान देंगे हम लोग, संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि संविधान सभा में जितने भी जनप्रतिनिधि आए थे, अर्थात 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि आने की बात जो कैबिनेट मिशन ने कही थी, उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ था, ये अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, ठीक है। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से उनको निर्वाचित किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, प्रांतों की विधानसभाओं में के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है और हम लोग इसको याद रखेंगे कि संविधान सभा में जो निर्वाचित व्यक्ति थे अप्रत्यक्ष रूप से, वो वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित नहीं किए गए थे। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। तो पिछली क्लास में हमने 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि मताधिकार भी दिया गया था, लेकिन सभी को मताधिकार नहीं था मिला था। मताधिकार जो था वो सीमित रूप से दिया गया था। तो वो जो पॉइंट जो आधार थे वो थे कर, शिक्षा और संपत्ति। ये 3 जो डिवाइडेशन किया गया था 3 फील्ड्स में, इनके आधार पर ही निर्वाचन मताधिकार लोगों को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। तो ये पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की, ठीक है। मुस्लिम लीग थी वो इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे, या फिर शामिल हुई थी या नहीं हुई थी। तो पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी और उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान की मांग कर दी। और उन्होंने ये भी मांग की कि हमारे लिए दूसरी संविधान सभा का या डिफरेंट संविधान सभा का गठन किया जाए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित रहे जो कि कांग्रेस के थे। अर्थात जो पहली बैठक हुई, ठीक है, पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुई, उसमें 207 सदस्य थे जो कि केवल कांग्रेस के सदस्य थे। मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ। ये बात हम याद रखेंगे। और इन 207 सदस्यों में 9 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद ने पहली संविधान सभा की जो भी बैठक हुई थी उसमें भाग नहीं लिया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ही वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस एक पॉइंट में 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आई विल रिपीट इट फॉर यू, और मैं इसमें कुछ आप लोगों को इलैबोरेशन भी देती हूँ कि जो दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। पहले अस्थायी अध्यक्ष जो बने वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो इसलिए बने क्योंकि ही वॉज द मोस्ट सीनियर, इसीलिए उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। नाउ जब दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, और H.C. मुखर्जी जो हैं इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। H.C. मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एंड B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। 3 पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को किस दिन स्वीकार किया गया? दैट इज 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, स्वीकार कर लिया गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। अब ये समितियों की एक टेबल है, आई विल शो यू, और हम उसको देखेंगे कि टेबल में कौन कौन सी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स में नोट कर लीजिए। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट का साइन भी लगा लीजिए, 2 बार नहीं 3 बार 4 बार स्टार बना लीजिए। ओके, तो संघ शक्ति की जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू के ही अंडर थी। तो 2 समितियां, शक्ति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति एंड संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब अगला देखेंगे, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करते चलिए, यदि आप बोलेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी और एग्जाम में क्वेश्चन सही होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्लीज़ रिपीट मेरे साथ, आप लोग रिपीट करिए, याद होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हम सभी जानते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति जो थी वो भी, उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद जो समिति आती है वो है मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनाई गई। इसके अंतर्गत 2 उप समितियां भी बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में, किसी एग्जाम में आया था कि जो उप समिति बनी, मौलिक अधिकारों की उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति जो बनी उसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ठीक बात है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उप समिति इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति बनी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और राज्यों के लिए जो समिति बनी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू बने। तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला है संचालन समिति, जिसे स्टीयरिंग समिति भी कह रहे हैं, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ ध्वज समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं,
उसके अध्यक्ष जो थे वो के.एम. मुंशी थे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी समितियां और उनके अध्यक्ष। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, इस टेबल को आपको पूरा लर्न करना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति वो थी कि जो ड्राफ्ट तैयार करेगी कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसमें क्या क्या खासियत होगी, उसमें कौन कौन से उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स रहेंगे, ये सारा कुछ प्रारूप समिति को तय करना था। ठीक है, प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति ने किस दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो वो 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को प्रारूप समिति ने प्रस्तुत की। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे और अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो कुल मिलाकर सदस्य को अध्यक्ष प्लस सदस्य 8 लोग हो गए और जो सदस्य हैं कुल वो 7 सदस्य हैं। ठीक है, नहीं, कुल 7 सदस्य थे, ये मेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ पे लिखा तो ठीक ही है बट मैं गलत बोल गई। कुल 7 सदस्य थे और जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम देखते हैं कौन कौन सदस्य थे प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति में जो और सदस्य थे वो हैं एन गोपालास्वामी अयंगर, और तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव इनिशियली जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी तब नहीं थे, ये बाद में आए। कब? जब बी.एल. मित्र का स्थान इन्होंने लिया और बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उन्हें कुछ हेल्थ इशू हुआ, तब बी.एल. मित्रा ने जब रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तब इनकी जगह पर कौन आया? एन माधव राव आए। ठीक है, उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी भी इनिशियली जब ड्राफ्टिंग कमेटी गठित हुई थी, प्रारूप समिति का गठन हुआ था, तब नहीं थे, वो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। ठीक है, 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई, उसके बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर संविधान सभा का प्रथम वाचन, ठीक है, 4 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। दूसरा वाचन अर्थात दूसरी मीटिंग, ठीक है, संविधान में क्या क्या चीज़ें हो गई। वाचन का अर्थ ये होता है कि सब लोग मिलके बैठेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स, जो पॉइंट्स तैयार किए गए हैं उन पर डिस्कशन करेंगे और उनको बताएंगे, और उस पर वोटिंग वगैरह होगी कि कौन कौन सा पॉइंट रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कि और उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक है, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन जो है 17 से 26 नवंबर तक चला, जो कि 1949 में ही समाप्त हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, कुल 11 अधिवेशन हुए, जिसकी कुल अवधि 165 दिन थी, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया। दैट इज 26 नवंबर 1949 को 11वें अधिवेशन पर में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 16 अनुच्छेदों को कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। बाकी के जो
अनुच्छेद बचे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, ठीक है। और यहाँ पर ये उनके नाम मैं बता रही हूँ, ये नाम आप लोगों को याद होना अगर अच्छी बात है, अगर आप लोग इसे याद कर सकते हैं दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं भी याद होते हैं दैट डज नॉट मेक एन इशू, ओके। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, अदरवाइज आप लोग याद कर सकें तो याद कर लीजिए, बट डोंट पैनिक फॉर इट। महिला सदस्यों में जो थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, दक्षायनी वेलायुधन और एनी मैस्क्रीन, ठीक है। ये 15 महिलाएं थीं जिनके के नाम हमने ये देखे। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, 24 जनवरी को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को ध्वज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। भारत के पास उस समय ये स्वतंत्रता थी कि भारत को छूट दी गई थी, यदि आपको राष्ट्रमंडल में रहना है तो आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, यदि आपको नहीं रहना है तो आप सदस्यता ग्रहण नहीं करें, ये भारत को चूज करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब हम संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, ये टेबल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इस पर ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, हम पहले भी देख चुके हैं, पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये सारे पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ये टेबुलर फॉर्म में है तो आप लोगों को आसान रहेगा याद करने में। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उपाध्यक्ष कौन थे इसके, HC मुखर्जी थे। और संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान निर्माण में कितना समय लगा। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। अभी 114 दिन जो बात हुई, जो वाचन हुआ वो प्रारूप पर हुआ। और संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा हुआ, वो हुआ है 63,96,729 रुपये का, ठीक बात है। ये पूछा जाता नहीं है एग्जाम्स में, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना ठीक होता है। और कुल वाचन कितने हुए, मैंने अभी ऊपर भी बताया था, 3 वाचन हुए थे। संविधान कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन भी किया गया। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें अंतरिम सरकार का भी व्यवस्था की गई थी, तो उसका गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था। मुस्लिम लीग वाले जो है, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तब भी वो शामिल नहीं हुए थे, उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि जो कि थे लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नश्तर, गजनफर अली खां को कैबिनेट में शामिल किया गया। जो अंतरिम सरकार बनी उसमें कैबिनेट में इनको शामिल किया गया। अब ये अंतरिम मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो जिसका गठन 1946 में किया गया। हम देखेंगे कौन कौन से मंत्री थे, मतलब कौन कौन से लोग थे, उनको कौन कौन से मंत्रालय या विभाग दिए गए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास जो विभाग थे, जो मंत्रालय थे, वो थे, ये उपाध्यक्ष थे। उसके बाद विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास रखे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्रालय दिया गया। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। उसके बाद आते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, जो कि
मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनके पास था विधि मंत्रालय। आसफ अली, इनके पास था रेल मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस से थे, इनके पास था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। CH भाभा, इनके पास था कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय। और बलदेव सिंह जो कि कांग्रेस के सदस्य थे, इनके पास था रक्षा मंत्रालय। आई चुंद्रीगर, अभी हम ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये सदस्य थे मुस्लिम लीग के, इनके पास था वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है। और अबुर रब नश्तर, ये भी सदस्य थे मुस्लिम लीग के, ये दोनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे, इनके पास था संचार, डाक एवं वायु मंत्रालय। अगले आते हैं गजनफर अली खान, ये भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे, तो इनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। ये तीनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन कौन मुस्लिम लीग का सदस्य था। तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य कैबिनेट में शामिल थे, उनके नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है। और जगजीवन राम, इनको कभी कभी बाबू जगजीवन राम भी लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेम इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है। जगजीवन राम के पास जो था श्रम मंत्रालय था। अब एक नोट देखते हैं, रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। ठीक है। देखो 97 रियासतें थी, 93 रियासतें थी, उनमें से 3 रियासतें तो शामिल नहीं हुई, बाकी सब अपने आप रियासतों को जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, तब रियासतों को ये खुला ऑप्शन दिया गया था। बेसिकली जब संविधान कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने रियासतों को, देसी रियासतों को ये ऑप्शन दिया कि या तो आप भारत में रहो या पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रहो, आप किसी में शामिल ना हो। तो जो देसी रियासतें थी, 3 रियासतों को छोड़ के, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन 3 को छोड़ के सारे भारत में सम्मिलित हो गए थे आराम से, ईजिली। संविधान सभा में भी उन्होंने भाग लिया था, हमने अभी पीछे पढ़ा था। केवल हैदराबाद जो रियासत थी, देसी रियासत, उधर से उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया था, बाकी सारे भारत में शामिल हो गए। लेकिन अब ये 3 बच रहे थे। ठीक है। तो जब संविधान लागू हो गया, संविधान बन गया हमारा, उसके बाद इन 3 रियासतों के साथ क्या हुआ देखते हैं। रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, और जम्मू और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था, ये धारा 370 जो हटाई गई जम्मू कश्मीर से। ठीक है। जो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, जब जम्मू कश्मीर को भारत में, भारतीय संघ में शामिल किया गया था, तो उनको स्पेशल राज्य का दर्जा ही दिया गया था, तो वो अभी गवर्नमेंट ने हटा लिया है। अब जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ही एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो देखा संविधान निर्माण का, हमने संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया देखी, किस तरीके से हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हुआ, इसमें कितना समय लगा, कौन कौन सदस्य थे, प्रारूप समिति के बारे में भी हमने पढ़ा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो भी हमने सब देखे। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। अपने सजेशन भी मुझे दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। आई सजेस्ट कि आप लोग नोट्स भी बनाएं, नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम्स में रिवीजन करने के टाइम। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।